नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग आर बात में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हम लोग लूसेंट सीरीज़ में पढ़ रहे हैं देश की राजधानी और उनकी मुद्रा। और ये जो है ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसे हम कंप्लीट करते हुए हम लोग विश्व के भूआवस्थिक देश को थोड़ा सा पढ़ के इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। उसके बाद हम लोगों को अगला टॉपिक मिलेगा जिसको बोला जाता है पॉलिटी, संविधान। भारतीय संविधान हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय संविधान पढ़ने के बाद हम लोग को थोड़ा फिजिक्स पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। एक वीडियो में तो संभव नहीं है, कम से कम 3 से 4 वीडियो बनाएंगे तब जाके ये कंप्लीट होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला देश का नाम है कोमोरोस। आप लोगों ने क्या कोमोरोस देश का नाम कभी सुना है? नहीं सुना होगा, तो मैं भी नहीं सुना हूँ। तो देखिए, कोमोरोस देश की जो राजधानी है ये है मोरोनी। राजधानी है कोमो। आप ध्यान रखिएगा, मो यहाँ भी है, मो यहाँ भी है, तो आपको पकड़ने में हेल्प करेगा। कोमोरोनी 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 ऐसे को बोलिए, कोमोरोनी। कोमोरोस का कोमोरोनी, है ना। मुद्रा इसका फ्रैंक है। मुद्रा क्या है दोस्तों? फ्रैंक है। मुद्रा है फ्रैंक। फ्रैंक बहुत देश का मुद्रा हम लोग देखे थे ना दोस्तों। आगे आता है कोटे द आइवरी। ये देश का नाम है कोटे द आइवरी। इसकी राजधानी है यामाउस्क्रो। कोटे द आइवरी मतलब कोट दे दो किसको? उसको। कोट दे दो उसको। इसका भी मुद्रा फ्रैंक ही है। क्या है? फ्रैंक है इसका भी मुद्रा। इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी है मालाबो। इक्वेटोरियल गिनी की जो राजधानी है वो है मालाबो। इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी है मालाबो और इसका भी है फ्रैंक। गिनी बिसाऊ आप लोगों ने नाम सुना होगा, गिनी सुना होगा, गिनी बिसाऊ का नाम सुना होगा। तो इसकी राजधानी बिसाऊ है। इक्वेटोरियल गिनी का बोल दे तो मालाबो हो जाएगा और गिनी बिसाऊ का बोल दे तो बिसाऊ हो जाएगा और इसका भी फ्रैंक ही है। साओटोम की राजधानी साओटोम खुद ही है और ड्रोबा इसका मुद्रा है। डोबरा इसका मुद्रा है। साओटोम का मुद्रा क्या है दोस्तों? डोबरा। दक्षिणी सूडान का जो है राजधानी जूबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है। जूबा दक्षिणी सूडान राजधानी जूबा है और पाउंड इसकी क्या है तो मुद्रा है। पाउंड इसकी क्या है दोस्तों? पाउंड इसकी मुद्रा है। उत्तरी अमेरिका एवं कैरिबियन सागर देश से थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसमें कनाडा सबसे पहले आता है। आप लोगों को पता है कनाडा का ओटावा है राजधानी। डॉलर चलता है वहाँ पे। क्या चलता है? जब अमेरिका आसपास के सब डॉलर ही चलेगा। क्यूबा जो है इसका राजधानी हवाना है। क्यूबा हवाना क्यूबा की राजधानी हवाना हो जाएगा। पीसो इसका मुद्रा है। पीसो। क्यूबा की मुद्रा क्या हो जाएगा दोस्तों? पीसो हो जाएगा। क्यूबा की मुद्रा क्या हो जाएगा? पीसो हो जाएगा। पनामा का क्या हो जाएगा? पनामा सिटी हो जाएगा। पनामा का क्या हो जाएगा? पनामा सिटी हो जाएगा। बालबोआ जो है, बालबोआ इसकी मुद्रा है। बालबोआ, पनामा की बालबोआ इसका क्या आ जाएगा? मुद्रा है। और पनामा सिटी इसकी राजधानी है। मुद्रा बालबोआ है। बालबोआ। पनामा का क्या हो जाएगा? बालबोआ। बरमुडा का हो जाएगा हैमिल्टन और डॉलर इसकी क्या है? राजधानी है। सॉरी, हैमिल्टन राजधानी है, डॉलर मुद्रा है। डॉलर। बरमुडा का डॉलर। बरमुडा आप लोग देखा होगा, बरमुडा वहाँ पे तो अमेरिका के आसपास में है, तो डॉलर ही जाहिर सी बात है डॉलर चलेगा। बहामास, नसाउ वहाँ की राजधानी है। नसाउ, वहाँ भी डॉलर ही चलती है। बारबाडोस में है ब्रिज टाउन। बारबाडोस में कौन सी राजधानी है? ब्रिज टाउन और डॉलर वहाँ भी चलता है बारबाडोस में। बारबाडोस में, बहामास में क्या क्या चलता है? डॉलर ही चलता है। और बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन है। क्या दोस्तों? बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन। कोस्टा रिका की राजधानी है सान जोस। कोस्टा रिका की राजधानी है सान जोस और कोलन इसका क्या है? कोलन इसकी मुद्रा है। कोलन इसकी क्या है? मुद्रा है। कोस्टा रिका की जो है राजधानी है सान जो और कोलन इसकी क्या है? मुद्रा है। बेलीज की जो है बेलीज की जो राजधानी है बेलमोपान। बेलीज की राजधानी है बेलमोपान और डॉलर इसकी क्या है? डॉलर इसकी राजधानी है। मैक्सिको हो जाएगा मैक्सिको सिटी। पीसो इसकी डॉलर है। पीसो इसकी मुद्रा है। पीसो। मैक्सिको की तो डॉलर हो जाएगा पीसो। मैक्सिको, देखिए मैक्सिको, वैसे तो मैक्सिको अमेरिका में है लेकिन वहाँ पे डॉलर नहीं चलता है। डॉलर देके फंसना नहीं है। मैक्सिको में क्या है? पीसो चलता है। क्या चलता है? पीसो। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है पीसो। ठीक है। अमेरिका में डॉलर चलेगा
वाशिंगटन डीसी है ये है। डोमिनिक हमारा रोसेउ है, डॉलर चलता है। डोमिनियन गणतंत्र में डोमिनो है, पीसो चलता है। डोमिनियन गणतंत्र में भी क्या चलता है, पीसो ही चलता है, जो कि मैक्सिको में चल रहा था। होंडुरस की राजधानी है सिगल्पा, तेगु सिगल्पा। होंडुरस की राजधानी क्या है, होंडुरस की राजधानी है तेगु सिगल्पा, तेगु सिगल्पा। होंडुरस की राजधानी है तेगु सिगल्पा। और लेम्पीरा इसकी मुद्रा है, लेम्पीरा इसकी क्या है, मुद्रा है। होंडुरस की राजधानी तेगु सिगल्पा, होंडुरस की राजधानी तेगु सिगल्पा। और लेम्पीरा इसकी क्या है, मुद्रा है। लेम्पीरा इसकी क्या है, मुद्रा है। नीदरलैंड एंटील्स की जो राजधानी है ब्लेस्टस है, क्या है, ब्लेस्टस है। नीदरलैंड एंटील्स की राजधानी है ब्लेस्टस। और गिल्डर इसकी मुद्रा है, गिल्डर इसकी क्या है, मुद्रा है। नीदरलैंड एंटील्स की राजधानी ब्लेमस्टड है, ब्लेमस्टड। और इसका मुद्रा है गिल्टर। वर्जिन द्वीप समूह जो है, वर्जिन द्वीप समूह, चारलोटे अमाली, क्या राजधानी का नाम है, चारलोटे अमाली। वर्जिन द्वीप समूह जो है, वर्जिन द्वीप समूह की राजधानी है चारलोटे अमाली। और डॉलर चलता है वहाँ पे, क्या चलता है, डॉलर। ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला सिटी हो जाएगा क्वाटजाल, वहाँ की मुद्रा है क्वाटजाल, क्या है, वहाँ की मुद्रा है ग्वाटेमाला की। तो ग्वाटेमाला क्वाटजाल, एक क्वाट ऐसे याद रखिए, क्वाट। निकारागुआ मनागुआ इसकी राजधानी है। न्यू कोर्डोवा इसकी मुद्रा है, न्यू कोर्डोवा। मेरे पास न्यू कोर्डोवा है, मतलब निकारागुआ की पैसा है। डॉलर है तो जमैका ग्रेनाडा डॉलर चलता है जमैका ग्रेनाडा में। जमैका की राजधानी किंगस्टन, ग्रेनाडा की राजधानी सेंट जॉर्ज। ग्रेनाडा की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंट जॉर्ज हो जाएगा। ग्वाडेलोप का राजधानी वस्ते तेरे जो हो जाएगा, ग्वाडेलोप की राजधानी ग्वाडेलोप। फ्रैंक इसमें चलता है। अल सल्वाडोर की राजधानी सान सल्वाडोर। और यूएस डॉलर चलता है। हैती का हो जाएगा पोर्ट ऑफ प्रिंस, राजधानी हो जाएगा हैती की राजधानी क्या हो जाएगा, पोर्ट ऑफ प्रिंस। और गोडे वहाँ पे चलता है, क्या चलता है, गोडे चलता है। मार्टिनी की राजधानी फोर्ट डे फ्रांस और फ्रैंक चलता है। एंटीगुआ और बरमूडा की राजधानी सेंट जॉन्स और डॉलर चलता है। सेंट ल्यूसिया कोस्टिज इसकी राजधानी है, डॉलर चलता है। सेंट किट्स और नेविस जो है वेस्त्रे है और डॉलर चलता है। प्यूर्टो रिको का हो जाएगा सान जुआन हो जाएगा प्यूर्टो रिको जो है यहाँ पे सान जुआन चलता है, डॉलर इसकी राजधानी है। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस किंग्सटाउन और डॉलर वहाँ पे चलता है, क्या चलता है, डॉलर चलता है। ग्रिनिटाड एंड टोबैगो पोर्ट ऑफ स्पेन चलता है, डॉलर चलता है, वहाँ पे भी डॉलर ज़्यादा में चलता है। ब्राज़ील में देखिए, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया राजधानी है, रियाल चलता है। ब्राज़ील में क्या चलता है दोस्तों, ब्राज़ील में रियाल चलता है। चिली में पीसो चलता है। सांतियागो इसकी राजधानी है, चिली की राजधानी सांतियागो। देखिए जो इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा फालतू का ध्यान गंदगी भरने की ज़रूरत नहीं है। ब्राज़ील इंपॉर्टेंट है, जो नाम सुना लग रहा है वहीं से पूछेगा दोस्तों, फालतू का कहाँ से पूछ देगा, जो फालतू पूछेगा किसी को नहीं आएगा, बात खत्म। ब्राज़ील की राजधानी याद रखिएगा ब्राज़ीलिया है, रियाल चलता है। ब्राज़ील में क्या चलता है दोस्तों, रियाल चलता है। ब्राज़ील में क्या चलता है, रियाल चलता है, रियल। ब्राज़ील में पैसा रियल है, एकदम रियल है। कैसा है, रियल पैसा है, ब्राज़ील की पैसा रियल है। चिली के है पीसो, चिली को क्या करो, चिली मतलब मिर्ची को पीस दो, है ना। इक्वाडोर की राजधानी हमारा क्वेटो हो जाएगी। और यूएस का डॉलर चलता है, यूएस डॉलर चलता है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो, इक्वाडोर की राजधानी हमारा क्या हो जाएगा, क्वेटो हो जाएगा। सूरी नाम का हो जाएगा पारामारिबो, डॉलर चलता है। वेनेजुएला काराकस हो जाएगा, वेनेजुएला बैगन जो है जुआ गया है तो काराकस मतलब कर लगेगा। बैगन जुआ जाएगा तो कैसा लगेगा, करकराहस लगेगा। बोलीवर उसकी मुद्रा है, काराकस उसकी राजधानी है वेनेजुएला की। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और पीसो, अर्जेंटीना की राजधानी भी पीसो हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो जाएगा, पीसो। पेरू की राजधानी लीमा है, न्यू सोल वहाँ की मुद्रा है, न्यू सोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरू की राजधानी तो लीमा सबको याद होगा, लेकिन न्यू सोल उसकी मुद्रा है। न्यू सोल क्या है, उसकी मुद्रा है, पेरू की मुद्रा है न्यू सोल। पैर में पहनिए नया सोल, मतलब कि वही जो सोल जूता में होता है, तो पैर में पहना जाता है ना जूता, तो न्यू सोल मतलब पैर में पहना जाता है। तो पेरू की राजधानी हो जाएगा लीमा और न्यू सोल, पैर में ले लीजिए लीमा और नया सोल पहनिए। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, पीसो, कोलंबिया की राजधानी भी पीसो हो जाएगा। गुयाना की राजधानी हमारा जॉर्ज टाउन और डॉलर वहाँ की मुद्रा है, डॉलर क्या मुद्रा है। पराग्वे की राजधानी असनसियान और गुआरानी वहाँ की मुद्रा है। उरुग्वे के हो जाएगा मोंटेविडियो, उरुग्वे, मेरा वीडियो उड़ा दो, उरुग्वे मेरा वीडियो पीस दीजिए, उड़ा कर पीस दीजिए। बोलीविया का लापाज हो जाएगा बोलीवियानो,
बोलीविया का लापाज हो जाएगा, बोलीवियानो इसकी मुद्रा है, बोलीवियानो इसकी मुद्रा है। बोलीविया की राजधानी लापाज हो जाएगा, बोलीविया की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों, लापाज हो जाएगा। देखिए पढ़ के निकलते जाते हैं, फालतू का दिमाग नहीं खर्चा करना है। रूस की मास्को हो जाएगा, रूस की राजधानी मास्को, और मुद्रा चलता है वहाँ पे रूबल। रूस की राजधानी मास्को, रूस की राजधानी मास्को। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, पेसेटा वहाँ पे मुद्रा चलता है। स्पेन में क्या चलता है, पेसेटा। और रूस में चलता है रूबल, 1 रूबल, 2 रूबल, 3 रूबल। रूस में कौन सा रूबल चलता है, रूस में अभी गया है तो क्या, कोई भी अगर मान के चलिए रूस में जाकर पैसा कमा रहा है तो क्या कौन सा मुद्रा कमाएगा, उसका नाम क्या है, तो रूबल है। क्या है, रूबल है। 1 रूबल, 2 रूबल, तो रूस से रूबल याद रखना है, रूस से रूबल। स्पेन का हमारा हो जाएगा पेसेटा, स्पेन की राजधानी मैड्रिड और पेसेटा वहाँ की मुद्रा है। पोलैंड का हो जाएगा बारसा और जोलोती वहाँ की मुद्रा है। पोलैंड की राजधानी है बारसा, पोलैंड की राजधानी है, पोलैंड की राजधानी है बारसा और जुलोती वहाँ का मुद्रा है। जुलोती वहाँ का क्या है, मुद्रा है जुलोती। नॉर्वे की जो है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और क्रोन वहाँ पे क्या है, क्रोन वहाँ की मुद्रा है ना। नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो है और क्रोन वहाँ की मुद्रा है। पुर्तगाल की लिस्बन है और एस्कूडो, पुर्तगाल की मुद्रा एस्कूडो है। पुर्तगाल की राजधानी तो लिस्बन सबको याद होगा। फ्रांस का पेरिस सबको याद होगा। जर्मनी का बर्लिन, जर्मनी का क्या हो जाएगा, बर्लिन। जर्मनी जर रहा है, बर्न हो रहा है, बर्लिन। पुर्तगाल की राजधानी एस्कूडो। फ्रांस का फ्रैंक हो जाएगा, फ्रांस यहीं से फ्रैंक सब आया है, जितना भी फ्रांस का जान पहचान वाला है सब फ्रैंक रख ले है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और उसका जो है मुद्रा फ्रैंक है। जर्मनी बर्लिन है ड्यूस मार्क, जर्मनी का पैसा है ड्यूस मार्क। जर्मनी का जो है मुद्रा का नाम क्या है, ड्यूस मार्क। युआन का हो जाएगा ड्राचमा। एथेंस इसकी राजधानी है, युआन की राजधानी एथेंस। हंगरी का बुडापेस्ट और फ्लोरिंट वहाँ पे चलता है। क्या चलता है, फ्लोरिंट। हंगरी में क्या चलता है, मुद्रा फ्लोरिंट चलता है। डेनमार्क में क्रोन चलता है। कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। लिथुआनिया में बेल्जियम, लिथुआनिया की राजधानी बेल्जियम है। लिथुआनिया बेल्जियस। लिथुआनिया का हो जाएगा बेल्जियस। लितास इसकी मुद्रा है। एस्टोनिया का हो जाएगा तालिन और क्रून इसकी मुद्रा है। स्वीडन का हो जाएगा स्टॉकहोम, क्रोना इसकी मुद्रा है। स्विट्जरलैंड का बॉर्न, देखिए स्विट्जरलैंड का बॉर्न हो जाएगा। फ्रैंक इसका भी मुद्रा है स्विट्जरलैंड का। यूके का लंदन और पाउंड चलता है। स्विट्जरलैंड में बॉर्न है, फ्रैंक इसकी मुद्रा है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, फ्रैंक है, फ्रैंक। स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम है फ्रैंक। और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी है जर रहा है, बर्न हो रहा है, जर रहा है, बर्न हो रहा है, फ्रैंक दीजिए। मैसिडोनिया का स्कोप्जे हो जाएगा दिनार। स्लोवेनिया का लोजुब्लाजान हो जाएगा दिनार, इसका भी है। सर्बिया का बेलग्रेड हो जाएगा दिनार हो जाएगा। यूक्रेन का कीव हो जाएगा हिरविनिया। यूक्रेन में कौन सी मुद्रा चलती है, तो हिरविनिया चलती है। कौन सी मुद्रा, हिरविनिया नाम है, मुद्रा का नाम क्या है, हिरविनिया। 1 हिरविनिया, 2 हिरविनिया। यूक्रेन में जाइएगा तो 1 हिरविनिया, 2 हिरविनिया। यूक्रेन का हिरविनिया। फिनलैंड की हेलसिंकी हो जाएगा। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। मार्का इसकी क्या है, मुद्रा है फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी और मार्का इसकी मुद्रा है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी और मार्का इसकी मुद्रा है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, मार्का इसकी मुद्रा है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, मार्का इसकी मुद्रा है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी और मार्का इसकी मुद्रा है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी और मार्का इसकी क्या है, मुद्रा है फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, मार्का इसकी मुद्रा है। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम और क्या है, मिल्डर इसकी मुद्रा है। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम। और आइसलैंड की राजधानी रिकयाविक है। आइसलैंड की राजधानी रिकयाविक है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। नीदरलैंड्स एम्स्टर्डम, फिनलैंड हेलसिंकी और नीदरलैंड का हो जाएगा हमारा मिल्डर। हाँ, फिनलैंड की मुद्रा है मार्का। आइसलैंड की मुद्रा है क्रोना और राजधानी है रिकयाविक। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और सीलिंग इसकी मुद्रा है सीलिंग। ऑस्ट्रिया की मुद्रा है सीलिंग। देख रहे हैं, कोई सोचेगा सीलिंग राजधानी लग रहा है, लेकिन सीलिंग क्या है, मुद्रा है। ऑस्ट्रिया की मुद्रा है सीलिंग। ऑस्ट्रिया की मुद्रा है क्या, सीलिंग। ऑस्ट्रिया की मुद्रा सीलिंग है। आर्मेनिया का येरेवान राजधानी है। रूबल चलता है। आर्मेनिया में भी क्या चलता है, रूबल, जो है रूस में जो चल रहा था। चेकिया का हो जाएगा प्राग और कोरुना भाग। रोमानिया बुखारेस्ट ल्यू। माल्टा का बालनेटा पाउंड। लिस्टेटिन का यादूज फ्रैंक। सान मारिनो लीरा। बोस्निया हर्जेगोविना का सरायेवो मार्क। अंडोरा का अंडोरा ला विले फ्रैंक पेसेटा। अजरबैजान का बाकू हो जाएगा मनात। जॉर्जिया का तिब्लिसी और लारी। जॉर्जिया का हो जाएगा तिब्लिसी और लारी। आयरलैंड का हो जाएगा डबलिन और पाउंड। लग्जमबर्ग फ्रैंक। बेल्जियम का ब्रुसेल्स फ्रैंक। बुल्गारिया का सोफिया लेवा। अल्बानिया का तिराना लैक। लातविया का रिगा रूबल।
बेलारूस का मिन्स और रूबल, मोल्दोवा का किसिनेव ल्यू, क्रोशिया का जाग्रेब पूना, इटली का रोम लीरा। इटली का राजधानी याद रखिएगा लीरा, सॉरी रोम राजधानी है, लीरा इसकी मुद्रा है। इटली की मुद्रा लीरा, लीरा क्या है, लीरा। वर्तमान में इन देशों में मुद्रा यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाया गया है। स्लोवाकिया, क्रोसोवा, ब्रातिस्लावा, प्रिस्टीना और क्राउन यूरो। ओसनिया देश में देखिए ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा कैनबरा। डॉलर, इसकी मुद्रा ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, डॉलर चलता है। कैनबरा इसकी राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और डॉलर चलता है। माइक्रोनेशिया के पिलिकिर और डॉलर हो जाएगा। टोंगा के न्यूको अलाफा पांग हो जाएगा। बनातू के हो जाएगा पोर्ट विलावातू। किरिबाती के ट्रावा और डॉलर हो जाएगा। पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्वी। कीना इसकी मुद्रा हो जाएगा फ्रेंच। पोलिनेशिया का पापीते और फ्रैंक हो जाएगा। फिजी का सुगा डॉलर हो जाएगा। मार्शल द्वीप का मजूरो एसू डॉलर US डॉलर हो जाएगा। नारू का यूरेन डॉलर हो जाएगा। तवालू के फूनाफुटी डॉलर हो जाएगा। पश्चिम समोआ के एपिया ताला हो जाएगा। न्यू कैलिडोनिया का नोमिया फ्रैंक हो जाएगा। पलामू का पोर्डोर USA डॉलर हो जाएगा। सोलोमन के द्वीप समूह का हेवनियारा डॉलर हो जाएगा। सब का सब हमको याद किसी से नहीं होगा, आप क्यों इसमें माथा पेची करिएगा, उससे अच्छा कुछ अच्छा पढ़िए। चलिए विश्व के भू आवेष्टित देश देखते हैं। भू आवेष्टित देश का मतलब है जो भूमि से घिरा हुआ हो। देश वह देश जिसमें समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती है, जिसमें समुद्र रेखा नहीं पाया जाएगा, समुद्र में सटा नहीं होगा, जो सब किसी भी देश चारों तरफ से ज़मीनें हैं, उसी को कहता है भू आवेष्टित। ये देश चारों ओर से अन्य देशों की भौगोलिक सीमाओं से घिरे रहते हैं। विश्व के कुल कुछ प्रमुख भू आवेष्टित देश में देखिएगा एशिया में कौन कौन से है, तो अफगानिस्तान आपने देखा हुआ नक्शा में, देखिए अफगानिस्तान कहाँ पे है, चारों तरफ से ज़मीन ही ज़मीन है, किसी मतलब किधर से भी उसको कोई भी समुद्र नहीं लगने वाला है। नेपाल भी है, देखिए बीच में है, पहाड़ों को बीच में है, नीचे इंडिया ही है, ऊपर तिब्बत है, कहीं भी समुद्र लगता है नहीं लगता है, तो एशिया में सब है। मंगोलिया भी है, देखिए मंगोलिया कहाँ है, रूस और चाइना के बीच में मंगोलिया है, किसी भी तरह से समुद्र में नहीं लगता है। लाओस हो गया, अजरबैजान हो गया, उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, भूटान भी है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, जितना भी तान वाला है सब एशिया में है। और इधर किसी में भी ऐसी नहीं लगता है, सब बहुत रेगिस्तान वाला इलाका है, जितना भी है तान लगा हुआ है, रेगिस्तान। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान, इस सब का सब, अफगानिस्तान। यूरोप में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रिया भी क्या है, भू आवेष्टित देश है। ऑस्ट्रिया है ना, छोटा सा। चेक गणराज्य हो गया यूरोप में। स्लोवाकिया हो गया, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड भी है, हंगरी भी है, चारों तरफ से घिरा हुआ। मैसिडोनिया चारों तरफ से घिरा हुआ है। स्विट्ज़रलैंड चारों तरफ से घिरा हुआ है। सर्बिया है, वेटिकन सिटी है। इसको मैप्स में अच्छा से देखिएगा तो समझ में आएगा। आर्मीनिया है, बेलारूस, अंडोरा, लिचेस्टीन, माल्डोवा और सैन मारिनो। अफ्रीका में आ जाइए नीचे में तो बोत्सवाना, बुरुंडी, चाड, लिसिथो, मलावी, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे, लुआंडा, स्वाजीलैंड, युगांडा, जाम्बिया, बुर्किना फासो, रवांडा, दक्षिण सूडान, इथियोपिया एवं मध्य अफ्रीकी गण। दक्षिण अमेरिका में देखा जाए बोलीविया एवं पराग्वे। सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश जो है कजाकिस्तान है। सबसे बड़का देखा जाए तो भू आवेष्टित देश जो है सबसे बड़ा में, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो सबसे बड़ा आवेष्टित देश कौन आ जाएगा, कजाकिस्तान। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा दोस्तों, सबसे बड़ा भू आवेष्टित कजाकिस्तान। भू आवेष्टित देशों में दो ऐसे देश है जो दोहरे भू आवेष्टित है, अर्थात ये देश चारों ओर से उन देशों से घिरे हुए हैं जो स्वयं भी भू आवेष्टित देश है। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछता है, कौन सा ऐसे देश है जो खुद वो अब कुछ दूसरे से ही घिरा हुआ है, मतलब वो खुद किसी समुद्र से नहीं लगा हुआ है। तो देखिए एक तो घिरा हुआ है, उसके खुद वो जो उसका बगल वाला है वो खुद वो सब भी नहीं लगा हुआ है। तो मान के चलिए इतना बड़ा हम लोग का अफ्रीका महाद्वीप है, उसी में ना हो सकता है बीच में वाला कोई। तो इन देशों के नाम है लिचेस्टीन और उज्बेकिस्तान। लिचेस्टीन और उज्बेकिस्तान हम लोग किस मतलब महाद्वीप में देखे थे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिचेस्टीन देखे थे यूरोप में, लिचेस्टीन देखे थे यूरोप में है लिचेस्टीन। और उज्बेकिस्तान कहाँ देखे थे, उज्बेकिस्तान दोस्तों, उज्बेकिस्तान हम लोग शायद एशिया में देखे थे, सॉरी एशिया में है उज्बेकिस्तान। और लिचेस्टीन हो गया हमारा, जो दो स्वयं भी भू आवेष्टित है, मतलब कि जो ये देश चारों ओर से उन देशों से घिरे हुए हैं जो खुद भी क्या है, भू आवेष्टित है। लिचेस्टीन और उज्बेकिस्तान, यहाँ से क्वेश्चन आया था, लिचेस्टीन या फिर उज्बेकिस्तान, ये दो को याद रखिएगा, लिचेस्टीन और उज्बेकिस्तान, लिचेस्टीन और उज्बेकिस्तान। लिचेस्टीन कहाँ देखे थे हम लोग, लिचेस्टीन हम लोग देखे थे यूरोप में। उज्बेकिस्तान कहाँ देखे थे, उज्बेकिस्तान हम लोग देखे थे एशिया में। विश्व प्रसिद्ध स्थल देखा जाए, स्थान है, देश का स्थान है और विशेषता देखिएगा। स्थान में कह रहा है वाइट सैंड्स, वाइट सैंड्स जो है USA में है वाइट सैंड्स।
अमेरिका ने जुलाई 1945 ईस्वी में पहला नाभिकीय विस्फोट यहीं किया था। अमेरिका ने जुलाई 1945 ईस्वी में जो पहला नाभिक का जो विस्फोट यहीं पर किया था, कहाँ पे? व्हाइट सैट्स में, यूएसए में है व्हाइट सैट्स, वहीं पे सबसे पहले 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट यहीं किया था, जुलाई 1945 में सबसे पहले यहाँ पे किया था। तो जापान में कौन किया था फिर? टेस्ट किया था वहाँ पे, मतलब प्रसिद्ध हो गया था, इसका मतलब पहले ही से टेस्ट कर लिया था अमेरिका। विलिंग्स गेट, विश्व प्रसिद्ध गेट, ये लंदन में है। विलिंग्स गेट लंदन में, यह ब्रिज जो है लंदन का प्रसिद्ध मछली बाज़ार है। अच्छा, विलिंग्स गेट, विलिंग्स गेट हमारा जो है मछली के लिए प्रसिद्ध है, लंदन में है। और यह ब्रिज है विलिंग्स गेट, ये मछली बाज़ार के लिए प्रसिद्ध है। बिल्ली, बिल्ली क्या खाती है? मछली। तो विलिंग्स गेट हमारा मछली के लिए फेमस है लंदन में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है न्यूयॉर्क में है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए में। और इसे 1867 में प्रसिद्ध मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोल्डी ने डिजाइन किया था। इस मूर्ति का टाइटल है लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मतलब हाथ में मसाल लिए हुए आप लोग देखे होंगे। इस प्रतिमा के ताज में 7 नुकीली आकृतियाँ बनी हुई है जो सातों महाद्वीप का प्रतीक है। इसकी ऊंचाई 151 फीट 1 इंच है। यह मूर्ति स्वतंत्रता का प्रतीक है। 28 अक्टूबर 1886 को यूएसए ने इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। रेड स्क्वायर जो है रूस में है। अगर पूछेगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो हाइट कितना है, तो 151 फीट 1 इंच है। और 28 अक्टूबर 1886 को यूएसए इसको स्वीकार किया, 1886 में, याद रखिएगा। रेड स्क्वायर जो है, रेड स्क्वायर कहाँ पे है? तो रेड देख के अमेरिका मत मार दीजिएगा। रेड स्क्वायर जो है वो रूस में है। रेड स्क्वायर कहाँ पे है? रूस में है। क्रेमलिन स्थित यह एक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ लेनिन की समाधि है। लेनिन को आप लोग पहचानते ही होंगे। क्रेमलिन स्थित यह एक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पे लेनिन की क्या है? समाधि है। एलिसी पैलेस, एलिसी पैलेस जो है फ्रांस में है, और यह फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। एलिसी पैलेस फ्रांस में है, और यह फ्रांस के राष्ट्रपति का क्या है? सरकारी आवास है। एलिसी पैलेस पूछेगा कहाँ पर है? एलिसी पैलेस फ्रांस में है, और यहाँ के जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे उसी का घर है, आवास है, एलिसी पैलेस। लॉपनौर जो है ये चीन में है, और चीन का प्रमुख परमाणु संस्थान है ये लॉपनौर। अगर पूछेगा लॉपनौर क्या है, तो लॉपनौर जो है ये चीन का परमाणु सिद्धांत संस्थान है, और यह सिक्यांग मरुस्थल में स्थित है। कहाँ पर है? चीन के सिक्यांग मरुस्थल में है। इतना तो नहीं पूछेगा, बस पूछेगा कि लॉपनौर है क्या, तो चीन का परमाणु संस्थान है। चीन का परमाणु संस्थान है लॉपनौर। कांस क्या है दोस्तों? कांस जो है ये फ्रांस में है, और यहाँ प्रतिवर्ष फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है। आपने सुना होगा कांस फिल्म महोत्सव। वही कांस फिल्म महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो फ्रांस में कांस फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है। पेंटागन कहाँ पे है दोस्तों? पेंटागन यूएसए में है, और यह यूएसए के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है। पेंटागन यूएसए में है, और यह कहाँ पर है? तो यूएसए के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है। वर्जीनिया में स्थित यह बिल्डिंग विश्व के सबसे बड़ा कार्यालय की बिल्डिंग मानी जाती है। डिज्नीलैंड देखा जाए, डिज्नीलैंड आप लोगों ने बहुत सुना होगा, मेला लगता है। डिज्नीलैंड इस शब्द आया कहाँ से? तो ये अमेरिका में देखिए क्या है कि यह एक मनोरंजक पार्क है। डिज्नीलैंड अमेरिका का मनोरंजन पार्क है जो कैलिफोर्निया के अनाहीम नामक स्थान पर बना हुआ है। इसका निर्माण जो है वाल्टर इलियम डिज्नी ने 1955 में ईस्वी में करवाया था। अमेरिका का ये पार्क है, बस याद रखना है। डिज्नी अराविले जो है, अराविले भारत में है। यह यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर है, इंटरनेशनल टाउन है। यह पुडुचेरी में स्थित है। अराविले कहाँ पर है? पुडुचेरी में स्थित है। इसकी स्थापना अरविंदो सोसाइटी की जो है मीरा अल्फासा ने द मदर के द्वारा 1968 ईस्वी को की गई थी। अराविले जो है यह यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर है। यह पुडुचेरी में स्थित है। इसकी स्थापना अरविंदो सोसाइटी की मीरा अल्फेसा द मदर के द्वारा 1968 में की गई थी। दोस्तों यहीं तक था
अब हम लोग को पढ़ना है पॉलिटी। यहाँ तक पॉलिटी पढ़ चुके थे, पीछे का जो हम लोग वीडियो में देख सकते हैं। अभी हम लोग को पढ़ना था अनुच्छेद 33 से। तो देखिए अनुच्छेद 33 में पहले ही क्या कह रहा है, बाहर है। अनुच्छेद 33 संविधान के भाग 3 का एक अपवाद है, इसीलिए इसको कह रहा है यह अनुच्छेद 33 बाहर है। भाग 3 है ना, भाग 3 उसका ये अपवाद है। अनुच्छेद 33 संसद को विधि द्वारा यह शक्ति प्रदान करता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को सशस्त्र बलों अथवा सार्वजनिक व्यवस्था पार वाले बलों के सदस्यों का प्रयोग के संबंध में किस मात्रा तक निर्बंध या निराकृत अब्रोगेट किया जाए, अब्रोगेट निराकृत है ना, ताकि वे अपने कर्तव्यों का उचित पालन कर सके और उनमें अनुशासन बना रह सके। इस प्रकार अनुच्छेद 33 जो है अनुच्छेद 13 के 2 के प्रभाव से बाहर है, जो मूल अधिकारों को छीनने या न्यून करने के निषिद्ध करता है। 13 का 2 क्या करता है, तो मूल अधिकार को छीनना या फिर उसको कम करना, इसको बंद रख मतलब उसको निषिद्ध करता है। मूल अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता, उससे ये बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 33 को याद रखिएगा। अनुच्छेद 33 भाग 3 के कौन सा अपवाद है, अनुच्छेद 33 है, 34 है, 35 है, 36 है। तो पहला 33 है, भाग 3 में क्या एक अपवाद है। मतलब कि सशस्त्र बल जो होते हैं और सार्वजनिक व्यवस्था भार वाले बल होते हैं, उनके सदस्यों के प्रयोग के संबंध में अगर हम चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, ये हमारा लगा सकते हैं, मौलिक अधिकार को निषिद्ध कर सकते हैं। अतः अनुच्छेद 33 के अंतर्गत पारित किसी भी विधि को जो उक्त प्रकार के नागरिकों के मूल अधिकारों की छीनता है या न्यून करता है, अनुच्छेद 13 के 2 में अंतर्गत न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 50वें संविधान संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन करके उनमें 2 और वर्गों के व्यक्तियों को सम्मिलित कर दिया गया है, जिनके मूल अधिकारों को संसद विधि बनाकर निर्बंधित कर सकती है। संशोधन के पूर्व इसमें केवल सशस्त्र बलों के सदस्य और लोक व्यवस्था बनाए रखने के वाले सदस्य शामिल थे। अब इनमें 2 और वर्गों के व्यक्ति शामिल किए गए हैं, जो है किसी ब्यूरो या अन्य संस्था से नियुक्त व्यक्ति जो राज्य द्वारा आसूचना या प्रतिविरोधी आसूचना के प्रयोजन के लिए स्थापित की जाती है, और राज्य की संपत्ति की रक्षा के लिए नियुक्त बलों के सदस्य एवं ऐसे बल, ब्यूरो या संगठन की दूरसंचार प्रणाली से जुड़े व्यक्ति। अनुच्छेद 33 द्वारा प्रदत्त शक्ति केवल संसद को ही प्राप्त है। जब सेना विधि लागू हुआ, अनुच्छेद 34 देखिए, संसद को विधि के द्वारा सेना विधि मतलब मार्शल लॉ बोला जाता है, आप लोगों ने सुना होगा मार्शल लॉ, ये लगाया जाता है सेना के द्वारा। ये 34 में है, संसद को विधि द्वारा सेना विधि के अधीन किए गए कार्यों को विधिमान्य बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 34 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि वह मूल अधिकारों को उल्लंघन करती है। मार्शल लॉ हमारा देखने को मिल गया, जब सेना विधि द्वारा लागू हो तो अनुच्छेद 34 क्या कर सकता है, मार्शल लॉ लगा सकता है। मौलिक अधिकार में संशोधन देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों में संशोधन सबसे पहले है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है, जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल भी किया गया था। जिसमें अनुच्छेद 368 को क्या किया गया, तो मूल अधिकार को शामिल किया गया था। तो पूछेगा किसके थ्रू कहा गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, जो कि 368 अनुच्छेद है संशोधन के लिए। तो किस मतलब कि निर्णय से, तो ये हमारा हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो 1967 में हुआ था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य कब हुआ था, 1967 में। इसी के द्वारा कहा गया था कि संशोधन किया जा सकता है, 368 अनुच्छेद को शामिल किया गया था। संशोधन जो है संविधान में संशोधन, गोलकनाथ बनाम कौन सा राज्य, तो पंजाब राज्य, 1967 में। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। बात देखिए 1967 में क्या हुआ, इसके निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित किया गया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी। अब ये आया है वो सर्वोच्च न्यायालय में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय में, यह आया 1967 में ही, और ये बोला कि मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दिया, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता है। ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि संसद
क्या मूल संविधान में संशोधन कर सकता है? नहीं कर सकता है, ऐसा नियम लगा दिया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971, देखिएगा इसका अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। जब जरूरत पड़ा तो 24वां संविधान संशोधन 1971 लाया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी लाया गया और इसके द्वारा अनुच्छेद 13 को और 368 दोनों में संशोधन किया गया तथा निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के द्वारा मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते उसके ढांचा में कोई बदलाव नहीं आएगा। आगे आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। इसके निर्णय के इस प्रकार उस संशोधन की विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य को निरस्त कौन किया? तो केशवानंद भारती बनाम, ठीक ना। उसके जो निर्णय था गोलकनाथ बनाम वाला को, उसको निर्णय को निरस्त कर दिया गया केशवानंद भारती बनाम ने, केरल में जो हुआ था। और फिर 42वां संशोधन आया 1976। यहाँ पर हम लोग देखे थे 24वां संविधान संशोधन 1971 आया था। अब यहाँ पे आया 42वां संशोधन 1976। इसके अनुच्छेद 368 में खंड 4, 5 जोड़ा गया और व्यवस्था किया गया कि इस प्रकार किए गए संशोधन के किसी न्यायालय में प्रशस्त नहीं किया जा सकता है। फिर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ आया 1980 में। इसके निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्वलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। मतलब कि यह कहा गया मिनर्वा मिल्स को, जो इसमें जो कहा गया था, जो 4 5 जोड़ा गया था और इस प्रकार संशोधन किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा गया था कि कोई भी न्यायालय इसमें प्रश्न नहीं उठा सकता है। यह 42वां संविधान संशोधन बोला था। लेकिन फिर से क्या किया गया कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ आया। इसके निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि संविधान के आधारभूत लक्षण की रक्षा करने का अधिकार किसका है? तो न्यायालय का है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन में पुनर्वलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संशोधन को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। जो यहाँ पे लगाया था कि न्यायालय संशोधन नहीं कर सकता है, खुद मिनर्वा मिल्स आके उसको क्या कर दिया गया? उसको सही कर दिया कि कर सकता है संशोधन, उसमें पुनर्वलोकन कर सकता है। और 42वां संविधान संशोधन को कौन खत्म कर दिया? तो मिनर्वा मिल्स खत्म कर दिया। ध्यान रखिएगा, मिनर्वा मिल्स कब आया था? 1980 में आया था और 42वां 1976 में आया था। और केशवानंद भारती बनाम किसको खत्म किया? तो गोलकनाथ को केशवानंद खत्म कर दिया और 42वां संविधान संशोधन को मिनर्वा मिल्स खत्म कर दिया। गोलकनाथ को खत्म कर दिया केशवानंद भारती बनाम, और 42वां संविधान संशोधन 1976 को कौन खत्म कर दिया? इसमें कहा गया था कि न्यायालय प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है संविधान संशोधन को लेके। इसको मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में निरस्त कर दिया गया 42वां संविधान संशोधन को। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30 ये तो हमको याद था। 15, 16, 19, 29, 30। 15 में था धर्म मूल वंश जाति लिंग धर्म के स्थान पर आधार पर प्रतिषेध। 16 में था लोक नियोजन विवश के अवसर की समता। अनुच्छेद 19 में था विचार अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण सम्मेलन निर्वाध विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता। ये सब था, आपको पता ही है। 19 वाला 19 में ABCD करके सब याद किए थे हम लोग। 29 में था अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति, ये भी आपको याद होगा आपको। 30 में था अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के सुधार प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार दिया गया था। नागरिकों के साथ विदेशियों के प्राप्त मूल अधिकार सबको मिला हुआ है। तो ये सब जो सबको मिला हुआ है, नागरिक को भी साथ साथ विदेशियों को भी मिला हुआ है मूल अधिकार, शत्रु देश को छोड़ के पाकिस्तान को। अनुच्छेद 14 में देखिएगा विधि के समक्ष समता, ये सबको मिला हुआ है। 20 सबको मिला हुआ है। और अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में 20, 21 तो सबको मिलना ही चाहिए। प्राण और देही स्वतंत्रता। 21 का क है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, शिक्षा भी सबको मिलेगा। और अनुच्छेद 22 में है कुछ मामलों में हिरासत में नज़रबंदी के संरक्षण, ये भी सबको मिला हुआ है। 23 बलात्श्रम अवैध मानव मतलब सबको मिला है। 24, 25, 26 ये सबको सब मिला हुआ है। बस कौन सा नहीं मिला है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 15, 16, 19, 29, 30। अब आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि 36 से 51 आता है 4 के क में, सॉरी भाग 4 में आता है। भाग 4 में आता है 4 के क में मौलिक कर्तव्य आता है, ठीक ना। तो भाग 4 में आता है और भाग 4 के हमारा 36 से 51 में आता है। देखिएगा इसकी जो प्रेरणा था ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लाया गया? तो आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और इस न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है? इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। वैधानिक माने विधान, इसका कोई विधान नहीं है, विधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इस तत्व को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ऐसा कहा गया है कि वैसे न्यायालय में तो कोई नहीं जा सकता है, अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लागू नहीं हो तो कोई भी राज्य अगर नहीं करे तो न्यायालय नहीं जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कहा बनाया गया है कि राज्य उसका कर्तव्य करेगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है।
भीमराव अम्बेडकर ने राज्य के नीति से तत्व तक को भारत का संविधान की अनूठी विशेषता और संविधान की एक नवीन विशेषता भी कहा है। तो किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान का अनूठी विशेषता कहा है या फिर संविधान का एक नवीन विशेषता कहा है? तो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी बोले थे कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है उसको संविधान का अनूठी विशेषता बोला था कि ये अनूठी विशेषता है संविधान का। क्यों? क्योंकि राज्य लागू करता है, राज्य का कर्तव्य है लागू करना। अगर नहीं करे तो उस पर आप लोग न्यायालय हम लोग नहीं जा सकते हैं, काहे नहीं राज्य इसको लागू कर रहा है। उसको मन करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो मन करेगा। भारत के संविधान के कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति से तत्व में लिया गया है। जो भारत का संविधान में जो कल्याणकारी राज्य लिखा गया है उसकी संकल्पना मतलब आगे की जो कल्पना किया जाता है उसका समावेश इसी में देखने को मिलता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही किया गया है। कल्याणकारी राज्य तथा उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है, यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र का स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान की नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। संविधान के किस लिए? तो आर्थिक और सामाजिक इसको स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना आर्थिक और सामाजिक, इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को क्या किया गया है? तो ले लगाया गया है। नोट में देखिए कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान के राज्य के नीति तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया है। जो 1935 में आया था भारत सरकार अधिनियम 1935, इसी के अंदर में था अनुदेश प्रपत्र जो बोला जाता था। इसको भारतीय संविधान में है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया इसी को। जैसे वो उस समय था 1935 में जो आया था अंतर्विष्ट जो अनुदेश प्रपत्र बन के, सेम वैसे ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू समाविष्ट किया गया उसी में देखते हुए, और इस प्रपत्र को उसी को रूप के देखते हुए इस प्रपत्र में 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को जारी किया जाता था। उस समय प्रांत मतलब वही राज्य हो गए, ये सब गवर्नर जनरल उस समय मतलब लागू किया करते थे। 1935 में यही सब आया था। राज्य के नीति निर्देशक तो किससे मिलता जुलता है? तो वही 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो था अनुदेश प्रपत्र जिसको बोला जाता था उस समय का, उसी से मिलता जुलता है राज्य के नीति सिद्धांत। देखिएगा राज्य के नीति सिद्धांत जो है इसमें इंपॉर्टेंट हम लोग आर्टिकल देखेंगे। 36 से 51 वैसे है, लेकिन हम लोग आर्टिकल को 38 से शुरुआत करते हैं। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। राज्य क्या करेगा? तो राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा और समाज की व्यवस्था बनाएगा अच्छे से, और नागरिकों का समाज में आर्थिक और राजनीतिक न्याय देगा। एक इसमें लिखा गया है, वही सबसे पहला जो है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि किसमें लिखा गया है? तो अनुच्छेद 38 में लिखा गया है। ध्यान रखिएगा 36 में नहीं है, नहीं 37 में है, 38 में है। 38 से शुरुआत होता है हम लोग का मेन आर्टिकल जिसमें लिखा गया है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये लिखा गया है अनुच्छेद आर्टिकल 38 में। 38 के 1 में क्या लिखा है? तो अनुच्छेद राज्य के यह निर्देश देता है। 38 में 1 में ये लिख दिया गया है कि यह अनुच्छेद 38 के 1 राज्य को यह निर्देश दे रहा है कि वह ऐसी सामाजिक व्यवस्था का स्थापना करेगा और संरक्षण भी करेगा, प्रयास करेगा जिसमें समाज, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित कर सके। 38 के 2 में क्या लिख रहा है कि कह रहा है कि राज्य विशेष रूप से आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच में बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवसायों के लगे हुए लोगों के समूहों के बीच में प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास भी करेगा। मतलब राज्य विशेष रूप से क्या करेगा? आय की असमानता, आय जो डिफरेंस है सभी के इनकम में, उसको कम करने का प्रयास करेगा। इनकम की जो डिफरेंस है सब में मतलब बराबर करने का काम करेगा। न केवल व्यक्तियों के बीच विभिन्न बल्कि क्षेत्र में रहने वाले व्यवसाय में लगे हुए जितना भी लोग हैं उनके समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर देने की, अवसरों में जो असमानता है उसको भी समाप्त करने का प्रयास करेगा। मतलब सबको एक बराबर करने का प्रयास करेगा। 38 के 2 में लिखा गया है राज्य, पहले में लिखा गया 38 के 1 में सबको राज्य मतलब निर्देश दे देगा कि सामाजिक व्यवस्था बना के रखे अच्छे से। 39 में आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत लिखा गया है। आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत का उल्लेख है 39 में। आर्थिक न्याय प्राप्त कर सकता है, आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत का उल्लेख है किसमें? अनुच्छेद 39 में। 39 के क में क्या है? पुरुषों और स्त्रियों तथा सभी नागरिकों को जीविका पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। जीविका किसमें है? 39 के क में। ध्यान रखिएगा, नागरिकों को जीविका पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार जो है 39 के क में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो कि है 39 के क में हमको जीविका देखने को मिलता है, नागरिकों को जीविका देखने को मिलता है। 39 के ख में क्या मिलता है? तो समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिसमें सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिसमें सामूहिक हितों का क्या बन सके? सर्वोत्तम साधन बन सके। और हम लोग देख रहे थे 40 के ग आर्थिक व्यवस्था
इस प्रकार चले जिसमें धन और उत्पादन ये सब की साधन का और सर्वसाधारण के अतिकारी संकेंद्रण को यानी धन का समान वितरण हो। मतलब कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के अहितकारी संकेंद्रण और यानी धन का समान वितरण हो सके। अनुच्छेद 39 के घ में कह रहा है पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। यहाँ से क्वेश्चन उठाता है पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें है? 39 के घ में है। किसमें है? घ में है। घ में है समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 के अंग में है कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार व्यवस्था के दुरुपयोग न हो। बालकों का सुकुमार जो बच्चा होते हैं उनको उसका अवस्था का दुरुपयोग न किया जाए और आर्थिक अवस्था से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति का अनुकूलन न हो। तो देखिएगा ये हमारा है कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों और सुकुमार जो होते हैं दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता के विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या फिर शक्ति का अनुकूल नहीं हो, उनकी सही एज के हिसाब से ना हो, वो उसको उसमें ना जाना पड़े, ऐसा बनाना पड़े। 39 के अंग में च में क्या कह रहा है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास का अवसर और सुविधा दी जाए और बालकों को अल्पवयीन व्यक्तियों और शोषण से तथा नैतिक आर्थिक और परित्याग से रक्षा भी किया जाए। खंड च के 42वें संविधान शोषण द्वारा जोड़ा गया था खंड च को। 40 में तो ग्राम पंचायतों का संगठन सबको पता होगा। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। काम, शिक्षा और लोक सहायता हम लोग पा सकते हैं, हमारा अधिकार है। किस में लिखा गया है? 41 में है। आर्टिकल कितने हैं? 41 में है। कुछ दशा में हम लोग काम भी कर सकते हैं, शिक्षा, लोक सहायता ये सब पाने का अधिकार रखा गया है कुछ दशा में, सरकारी दशा में। अनुच्छेद 41 कहता है 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है और वर्तमान में इसकी 5 योजनाएं शामिल है। देखिए कह रहा है 15 अगस्त 1995 का बात है। इसके प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की क्या करता है? तो पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसमें 5 योजनाएं शामिल हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना। ये सारा का सारा जो है अनुच्छेद 41 के तहत ही सहायता दिया जाता है। ठीक है ना। योजना 5 योजना है। अनुच्छेद 42 में देखिए काम की न्यायसंगत और मनोवचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता 42 में है। महिलाओं को प्रसूति सहायता दिया जाता है मनोचित दशा के लिए। मनोचित दशा हो गया न्याय संगत। 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। माने हाथ से जो काम किया जाता है, हथकरघा जो कुटीर उद्योग बोला जाता है, उसके लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी या फिर कुटीर उद्योग के लिए प्रोत्साहन अनुच्छेद 43 में लिखा गया है। अनुच्छेद 43 में लिखा गया है। ये सारा राज्य के नीति निषेध तत्वों में आएंगे। अनुच्छेद 43 जो है कुटीर उद्योग, ये वाला ध्यान रखिएगा। और एगो याद रखिएगा हमारा घ नंबर, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। 39 के घ, पुरुष और स्त्रियों के लिए दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। अंग में है स्वास्थ्य, शक्ति, बालकों के लिए दुरुपयोग ना हो। अनुच्छेद 39 के च में कहता है कि बालकों का स्वतंत्र गरिमामय वातावरण सुविधा दी जाए। कुछ दशा में काम, शिक्षा हमारा 41 में है, जिसके हिसाब से 5 को दिया गया था योजना। इंदिरा गांधी जितना भी है ये सब, अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, बाकी से 3 इंदिरा वाला है। आगे हम लोग देख रहे थे 43 कुटीर उद्योग था। 43 में क्या था? कुटीर उद्योग था। 43 के क में क्या है? तो वही उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। 43 के ख, राज्य के सहकारी सोसाइटी का संवर्धन करना। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता हमारा 44 में है। समान वाला बात करेगा तो 44 एक दूसरे के समान है, तो समान सिविल संहिता हमारा अनुच्छेद 44 में है। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। और 39 के घ में क्या है? पुरुषों स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन।
44 से अलग है, ध्यान रखिएगा, पुरुष और स्त्रियों के लिए है। और यहाँ पे है 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता अगर कहेगा तो 44। 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, 45 में ही है कि बालकों के लिए निःशुल्क फ्री में और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 45 में है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध, ठीक है ना। अनुच्छेद 46 को ध्यान में रखिएगा, अनुसूचित जाति SC/ST जो होते हैं इनके दुर्बल वर्गों में शिक्षा के अर्थसंबंधी हितों की अभिवृद्धि, यानी SC/ST की शिक्षा किस में है, 46 में है। SC/ST की शिक्षा 46 में है, 46 में SC/ST की शिक्षा है। 47 में है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य कर्तव्य है। पोषाहार स्तर, जीवन के स्तर को ऊंचा करना हमारा 47 में है पोषाहार स्तर। तो 47 का आता है पोषाहार, खान पीन में सही रखना, सब किसी को स्वास्थ्य सुधार करना, ये सब किस में आता है, तो 47 में आता है। अनुच्छेद 47 जो पोषाहार स्तर है, खाने पीने का स्वास्थ्य वर्धक चीज़, जीवन स्तर को आगे बढ़ाना, लोक स्वास्थ्य के लिए सुधार करना का राज्य का कभी कर्तव्य है, लेकिन अगर नहीं करे तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन, ये तो सबको याद होगा। 48 के क में है पर्यावरण का संरक्षण, ध्यान रखिएगा, कृषि पशुपालन जो है 48 में है। 48 के क में है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, दोनों देकर फंसा देता है। 48 में है खाली कृषि और पशुपालन, लेकिन अगर संरक्षण का बात किया जाए तो ये हमारा 48 के क में है। संवर्धन और वन्य जीव जितना भी है वन जीव, इन सब की रक्षा 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 48 के क को, तो यहाँ पहले यही था, क को अलग से जोड़ा गया, तो वही 42वां संशोधन करके जोड़ा गया 48 के क। 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 48 के क, और इसमें पर्यावरण की संरक्षण है, संवर्धन है, और क्या है, वन जीवों की रक्षा करना, ये सब है। 48 में कृषि पशुपालन तो बताए किए हैं। 47 में पोषाहार, ये भी बता दिए थे, जीवन स्तर को आगे बढ़ाना, है ना। 46 में SC/ST की शिक्षा है। 45 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है बालकों के। 45 में क्या है, 45 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है बालकों का। 44 में समान सिविल संहिता है, सिविल कोड अनुच्छेद 44 में है समान सिविल संहिता। 43 के ख में हम लोग देख ही लिए थे, उतना इंपॉर्टेंट था नहीं, राज्य सहकारी सोसाइटी संवर्धन। और 43 के क पे देखिए उद्योग प्रबंध कर्मकारों का भाग लेना। क ख उतना जरूरी नहीं है, बस 43 याद रखिए। कुटीर उद्योग जो है 43 में है। 42 में हमारा प्रसूति सहायता, याद है बच्चों। 41 में है कुछ दशा में काम शिक्षा, लोक सहायता हम लोग पाने का अधिकार था 41 में, कुछ दशा में काम शिक्षा, जो इसके हिसाब से 5 को दिया गया था योजना। 40 में ग्राम पंचायत है। उसके बाद हम लोग को बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण देना है, किसमें सुविधा देना है 39 के च में। बालकों को स्वतंत्र गरिमामय वातावरण सुविधा देना है 39 के च में। अंगों में कर्मकारों के स्वास्थ्य शक्ति तथा बालकों का सुकुमार दुरुपयोग ना हो, ऐसा अंगों में कहा गया है। घ में पुरुष स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन कहा गया है 39 के घ में, याद बहुत जरूरी है ये वाला। बाकी 39 के क याद रखिएगा, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों के जीविका पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, सभी नागरिक को जीविका प्राप्त कर सकते हैं 39 के क में पहला ही कहा गया है जो जोड़ा गया था। 39 में इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत का उल्लेख है। आर्थिक न्याय, वही आर्थिक न्याय में सब 39 में ही सब जोड़ा गया है आर्थिक न्याय में। तो ये सब क्या है, आर्थिक ही ना न्याय है, नागरिकों को जीविका प्राप्त देना, ये सब आर्थिक न्याय है। सारा का सारा पुरुष स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सब आर्थिक न्याय में आएगा 39 के घ। 39 का अंग कर्मकारों स्वास्थ्य का शक्ति तथा बालकों के सुकर्म दुरुपयोग ना हो, आर्थिक न्याय, ये सब उसी में आएगा 39 के अंग में। 6 में है बालकों को स्वतंत्र गरिमामय वातावरण दिया जाए, सुविधा दी जाए, ये सब 39 के 6 में है। आगे हम लोग यहाँ तक देख लिए थे। 47 में था पोषाहार स्तर, और 48 में था कृषि पशुपालन, और 48 के क में था वही पर्यावरण का संरक्षण जो कि 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वन जीवों का संरक्षा करना, ये सब 39 के क में ही है। 48 के किस में है, क में है। 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों के वस्तुओं का संरक्षण। 49 में क्या है, तो राष्ट्रीय जो स्मारक हैं उसका संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। 49 अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण किस में है, तो अनुच्छेद 49 में है। राष्ट्रीय स्मारक जो हैं उनके महत्व, उनकी वस्तुओं का संरक्षण 49 में, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण अलग अलग कर दिया गया था, और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, ये सब लिखा गया था लास्ट में, ये तो याद ही होगा आपको। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को स्वास्थ्य वस्तुओं का संरक्षण करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति, देखिए यहाँ से कन्फ्यूज आप हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है, शांति वो 51 में है। इंटरनेशनल लेवल पे शांति बना के रखना 51 में है। इंटरनेशनल लेवल पे राष्ट्रीय स्मारक जो महत्व वस्तु है उसका संरक्षण करना 49 में है। किस में है, 49 में है। तो राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण करना 49 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति
51 में है। तीनों में बांट देना, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण करना। कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण 50 में है, 50-50 कर देना। क्या कर देना? 50-50 कर देना, 50-50 कर देना कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 49 में क्या है? अनुच्छेद 49 में है स्मारकों का राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। ठीक है ना, यहाँ तक तो आपको याद हो गया होगा। देखिए, उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद जो भी है राज्य के निदेशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, भले ही वो उसमें नहीं रखा गया हो। जैसे अनुच्छेद 350 के क, या प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना कहा गया है। प्राथमिक स्तर पर क्या दिया जाएगा? मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा। ये किस में है? 350 के क में है। ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? 350 के क क्यों? क्योंकि इसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए, ऐसा 350 के क में लिखा गया है। अनुच्छेद 35 में क्या कहता है? तो हिंदी को प्रोत्साहन देना चाहिए। अनुच्छेद 35 में कहा है हिंदी को प्रोत्साहन देना। 351 में नहीं, 351 है, 351 है नहीं, 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देना। हिंदी को प्रोत्साहन देना किस आर्टिकल में है? 351 में है। 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देना, 351 में है। 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देना। राज्य का नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन केटी शाह का है। बताइएगा, केटी शाह का कथन है कि राज्य का नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है, चेक जो बैंक के सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। बैंक चाहेगा अपना सुविधा के अनुसार तो अदा करेगा, नहीं चाहेगा नहीं करेगा। वैसे ही बात है कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, पहले नियम कानून बनाया गया है कर्तव्य का, तो न्यायालय में जब जा ही नहीं सकते हैं, वही ना बात है। तो बैंक जब चाहेगा अपना मन से करेगा। ऐसे कौन बोले थे? केटी शाह बोले थे। केटी शाह बोले थे कि राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत ऐसा तत्व है, ऐसा चेक है जो बैंक सुविधा अनुसार अदा करेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं करेगा, अपना सुविधा के अनुसार चाहेगा तो करेगा। तो ये केटी शाह बोले थे। कौन बोले थे? कथन केटी शाह का कथन था। मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांतों में अंतर आप लोग जानते होंगे। मौलिक अधिकार और दोनों में अंतर क्यों है? कि ये मौलिक अधिकार है, हम इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं, और नीति निदेशक तत्व आप न्यायालय जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो अंतर, सबसे बड़ा का अंतर यही है। देखिए, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निदेशक सिद्धांत, और मौलिक अधिकार यूएसए के लिया गया है। इसका वर्णन जो है नीति निदेशक भाग 4 में है, इसका भाग 3 में है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जा सकता है, इसको जाया जा सकता है। समाज में भलाई के लिए है, यह भी व्यक्ति के अधिकार के लिए है। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, इसके मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी मान्यता है। ये कानून के लिए, हम कानून के हिसाब से लड़ सकते हैं। इसमें राजनीति के लिए मान्यता दिया गया है, राजनीति को मान्यता दिया गया है। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ा देता है, सरकार का महत्व को घटा देता है। आपके मौलिक अधिकार है तो मतलब सरकार का महत्व घटा ना भाई। वहाँ पे आप बोलिएगा हमारा मौलिक अधिकार है, मार के फाड़ देंगे किसी को, मतलब फाड़ नहीं देंगे, मतलब कि हम ये कर देंगे, हम कोई रोक सकता है, तो वहाँ पर सरकार चुप हो जाएगा, तो उसका महत्व घट गया ना सरकार का। लेकिन यहाँ पे है सरकार के अधिकारों को बढ़ा देता है। यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद भी नागरिकों को प्राप्त होता है। यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होगा। जब सरकार उस पर कुछ भी नियम कानून बनाएगा तब जाके मान के चलिए पेड़ पौधा लगाए, कुछ भी है सरकार के फायदे के लिए, तो सरकार को तब नागरिक को प्राप्त होगा। लेकिन यह शुरुआते से प्राप्त होता है। आपको मौलिक अधिकार शुरुआते से प्राप्त होता है, लेकिन ये जब लगाएगा तब प्राप्त होगा। तो वही मौलिक अधिकार और मौलिक, हम लोग राज्य के नीति सिद्धांत हम लोग समझ गए इसके अंतर को। अब थोड़ा समझेंगे मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य जो हम लोग जानते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ये जो था मौलिक कर्तव्य को, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 10 गो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कौगो? 10 गो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत फिर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। देखिए, तो जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 को जोड़ा गया। 86वां के बाद, एक बार 42 के बाद 86 पर आ जाइए। 42वां के बाद 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में आया था। 86वां संशोधन कब आया था? 2002 में आया था। और इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसको रूस के संविधान से लिया गया है, ध्यान में रखिएगा। हम लोग जानते हैं मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है, और नीति निदेशक हमारा आयरलैंड से। तो रूस के संविधान से लिया गया है हमारा मौलिक कर्तव्य, रूस के संविधान से लिया गया है। और इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसमें 10 को मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। बाद में फिर 86 संशोधन 2002 लाया गया, उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया। तो इसे भाग में 4 के 1 अनुच्छेद 51 के 1 तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्य की संख्या अभी कब है? तो 11 को है, जो इस प्रकार है। 51 का 1 कहता है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करेगा। पहला में क्या कह रहा है? कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्श का, संस्था को, राष्ट्रीय ध्वज का, सबका आदर सम्मान रखे। ऐसा कर्तव्य हम लोग को बनाया गया है मौलिक कर्तव्य। सबसे पहला है संविधान का पालन करे,
राष्ट्र ध्वज ये सब का आदर रिस्पेक्ट करें, ये आपका कर्तव्य है। नहीं करिएगा तो आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन करिएगा तो आपका कर्तव्य है, करना चाहिए। 51 के ए का बी में क्या कहता है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, ये हमारा बी में कहता है। 51 के ए के बी में मतलब वही कि आपको सब आदर्श को, स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाला, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, बसा के रखना। तो बी में बसा के रखना, हृदय में बसाए रखना। 51 के ए में है आदर्श। अच्छा ये देखिए, हम थोड़ा दिमाग लगाए थे। ए में है 51 के ए में है अ से आदर्श, आदर्शों को संजोए रखना, संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करना, आदर्शों को संजोए रखना 51 के ए में है। बी में है हमारा बसाए रखना, आदर्शों को बसाए रखना। सी में है संप्रभुता, देखिए कितना ट्रिक लगाए हुए हैं। सी में है संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। डी में है देश, देश की रक्षा करना। डी में है देश, देश की रक्षा करना, कितना बढ़िया बनाए हुए हैं। ई में देखिए भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व, मतलब समान एल्डर ब्रदर की भावना का निर्माण करें। अच्छा भ्रातृत्व, भ्रातृत्व मतलब हमारा ब्रदर होता है, एल्डर ब्रदर है ना। समरसता और समान भ्रातृत्व, एल्डर ब्रदर मतलब सभी को बड़े भाई के जैसा भावना रखना है ना। भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व, एक बराबर का भाईचारा रखना है। एक बराबर का क्या रखना है? भाईचारा रखना है ना। ये ट्रिक काम नहीं किया लेकिन ठीक है। एफ में है फोक डांस, संस्कृति को हम लोग बोलते हैं फोक डांस। फोक डांस मतलब फोक डांस की गौरवशाली परंपरा का महत्व, उसको संरक्षण करना। एफ में है क्या? फोक डांस। ई में है एल्डर ब्रदर, मतलब सबको भाईचारा समझाना। एल्डर ब्रदर मतलब भाईचारा, बड़ा भाई समझ के रखना। जी में है जियोग्राफी, मतलब पर्यावरण, देखिए क्या मस्त ट्रिक है। पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ये सब हमारा कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा जी में है। एच में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। ये नहीं मिला क्या? ये तो थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना हमारा लास्ट वाला है 51 का ए में। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ ना, अभी और होगा। 51 का एफ में है सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षित रखें। सॉरी आई है, आई। तो आई से इनकम, मतलब संपत्ति को सुरक्षित रखना, इनकम को संरक्षित रखना। 51 का एक आई में क्या है? इनकम है, संपत्ति को सुरक्षित रखना। जे में क्या है? व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष को बार बढ़ने का सतत प्रयास करें। के में है माता पिता के संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना 86वें संशोधन द्वारा, ये हमारा कर्तव्य भी है। माता पिता का ये कर्तव्य है। के का माता पिता में क्या है? लास्ट में सबसे जो है 51 का एक के में है माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करें? प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाएं। ये 86वें संशोधन द्वारा था। और कहाँ पे हम लोग एक जगह और देखे थे हम लोग, तो हम लोग देखे थे बच्चों को 45 अनुच्छेद 45 में लिखा गया था, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध रखा गया था, अनुच्छेद 45। और हम लोग यहाँ पे थे, भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव मौलिक कर्तव्यों में ही निहित है। ये सब जो है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, ये सब को सुनिश्चित तथा संरक्षित रखने का भाव किसमें है? मौलिक कर्तव्य है। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार थोड़ी है। अधिकार है तो मतलब आपको मौलिक कर्तव्य, हम चाहेंगे तो करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं भी करेंगे, लेकिन करना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है एक अच्छे व्यक्ति को। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की तरह मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में क्या है? गैर न्यायिक है। न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अगर कोई कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो आप न्यायालय में जाके केस नहीं कर सकते हैं कि ये नहीं कर रहा है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ तक मिला हुआ है। संघीय कार्यपालिका देखते हैं, 1.5 घंटा का चलेगा लगभग में एक वीडियो। देखा जाए संघीय के भाग 5 में जो है संघ है। संघ अनुच्छेद 52 से 78 संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। वैसे देखा जाए तो भाग 5 में जो है 52 से 151 तक है, अब जिसमें से 52 से 78 जो है ये संघ की कार्यपालिका से है, ठीक ना। टोटल अगर देखा जाए भाग 5 में तो संघ है 52 से 151 तक,
लेकिन 52 से 78 तक अगर हम बीच में ही देखा जाए तो कार्यपालिका से संबंधित है। भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति जो है ये राष्ट्रपति में ही निहित है। आपको पता होगा कि जो भारत का जो संघ में है, संघ जो है भाग संघ इसकी जो कार्यपालिका शक्ति है सबसे मजबूत टॉप मतलब कौन है लीडर? राष्ट्रपति है, उसी में निहित है। और ये अनुच्छेद 53 में ऐसा कहा गया है। 52 में क्या कहा गया है? तो राष्ट्रपति का पद है 52 में, राष्ट्रपति जो है देश का संवैधानिक प्रधान होगा, संवैधानिक प्रधान होगा, ऐसा कहा गया है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति जो है पद की योग्यता जो है संविधान के अनुच्छेद 58 में आता है। योग्यता 58 में है, ध्यान रखिएगा। शपथ 60 में है, तो सब आगे मिलेगा, लाइन बाई नहीं दिया हुआ है। हम लोगों ने पढ़े थे पकानिको का दुयो दशम, 52 से शुरुआत होता है। पकानिको का दुयो दशम, प से पद, राष्ट्रपति का पद है 52 में। का से पकानिका से कार्यकाल 53 में। तो यहाँ पे 53 में हम लोग देखे थे कार्यपालिका, भारतीय संघ की कार्यपालिका जो है हमारा 53 में था। नी से निर्वाचन हो गया 54 में, निर्वाचन 54 में है। यहाँ पे भी दिया हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे पकानी को का, तो कोटा हो गया हमारा को से, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति पद की जो योग्यता है संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक होगा, 35 साल पूरा कर लिया होगा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किया जाने योग्य हो गया होगा। मतलब वो जो है लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य है कि उसको लोकसभा का सदस्य वो बन सकता है, उस योग्य वो होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने लायक वो निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए। चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, कोई भी लाभ का पद धारण करेगा तो वो नहीं हो सकता है। तो यहाँ तक तुम लोग जानते हैं। तीसरा नंबर थोड़ा सा है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ज़रूर होना चाहिए। देखिए नोट में कह रहा है यदि व्यक्ति जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति होंगे और उपराष्ट्रपति होंगे, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के जो पद है पद पर हो या फिर संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो, यदि व्यक्ति जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति इनके पद पर हो या फिर संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाता है। मतलब ये कोई लाभ का पद नहीं है। राष्ट्रपति पर है चाहे उपराष्ट्रपति पर है, पहले सैलरी मिल रहा है, चाहे कोई भी संघ और राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य होगा तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा, ठीक ना। ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मतलब उनके जो है निर्वाचन करने के लिए एक निर्वाचन मंडल जो है अनुच्छेद 54 के तहत खोला गया था। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा जितना भी हो जाएगा सबको निर्वाचित सदस्य रहते हैं। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें रहते हैं। राज्यों के विधानसभा के हो गए जितना भी विधानसभा, विधान परिषद नहीं कह रहा, विधानसभा। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी अब सम्मिलित किया गया है। नया व्यवस्था किया गया जिसके अनुसार पुदुचेरी को भी, जो पुदुचेरी का विधानसभा हो गया, दिल्ली का विधानसभा हो गया, उसको भी अब निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। मतलब कि अनुमोदक और प्रस्तावक होते क्या हैं? कहने का मतलब अगर कोई राष्ट्रपति पद पर उठ रहा है तो क्या होगा? निर्वाचन होगा और सदस्यों में ही निर्वाचन किया जाएगा, है ना। तो सदस्यों में जो निर्वाचन होगा तो 50 सदस्य वैसे होंगे जो बोलेंगे हाँ मैं इनको वोट देता हूँ, मतलब राष्ट्रपति को 50 सदस्य होंगे, और वो 50 को एक पीछे एक हो वो उसके अनुमोदक होंगे कि हाँ मैं इनके पीछे हूँ कि ये जो बोल रहे हैं ये सही है। तो 50 सदस्य वो हो गए, 50 सदस्य अनुमोदक हो गए, उनको गारंटी लेने वाले। मान के चलिए एक गो, हर एक पीछे एक गो हो जाएगा तो हमारा 50-50 100, तो 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। अगर ये कोटा पूरा हो गया तो बनेंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे।
एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, कोई नियम नहीं है कि एक 2 बार हो चाहे 3 बार हो, अनगिनत बार हो सकते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। मतलब आप लोगों को पता होगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति होता क्या है। मतलब देखिए यहाँ पे 3 व्यक्ति उठे हुए हैं चाहे 4 व्यक्ति, ए, बी और सी। हम गए वोट देने के लिए, हम सदस्य हैं, तो हम बोलेंगे हम पहला प्रेफरेंस ए को रखते हैं, दूसरा में बी को रखेंगे, तीसरा में सी को रखेंगे। मतलब ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। अब तीसरा कोई आएगा इसको 1 नंबर पे रखेगा, इसको 2 नंबर पे रखेगा, इसको 3 नंबर पे रखेगा। ऐसे देखते देखते सब कोई भी जब लास्ट में गिनती किया जाएगा, जिसका सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाला पे रैंक रहेगा वही हमारे निर्वाचन मतलब हो पाते हैं। तो यही होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये जो है 55 में है। 54 में क्या था? 54 में निर्वाचन था और निर्वाचन के बाद हमारा क्या है 55 में हमारा जो है निर्वाचन कौन सा प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तीसरे स्वरूप जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तीसरा स्वरूप है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अनुच्छेद 55 में है ना। पकानी पद कार्यपालिका नी से निर्वाचन, पकानी 52, 53, 54 नी के बाद पकानी को से कोटा। तो ये मतलब कौन सा निर्वाचन है? तो ये हमारा 55 याद रखना है। 55 एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और फिर का 55 के बाद आता है 56। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा जो है वो कौन करेगा? तो उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित विवादों का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और निर्वाचन अगर अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होता है। अगर निर्वाचन अवैध घोषित हो गया, इस बीच में सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि ये जो निर्वाचन सही से नहीं हुआ है, लेकिन उस बीच में अगर कोई भी कार्य कर दिए हैं राष्ट्रपति, वो खारिज नहीं माना जाएगा, वो उसको सही माना जाएगा, भले वो निर्वाचन में कोई दिक्कत हुआ हो। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व देखते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में किसी पार्टी को, हम लोग ऊपर क्या देखे थे? समानुपातिक प्रतिनिधित्व 54 में देखे थे ना जी, जिसमें क्या था, सॉरी 54 नहीं, अनुच्छेद 55 में देखे थे। यहाँ पे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसी के जो है तीसरा स्वरूप है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसी के द्वारा निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। तो यही यहाँ पे कह रहा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व होता क्या है। देखिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीट मिलती है जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। जितना प्रतिशत वोट मिला है उतना प्रतिशत सीट मिलेगा। यानी मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीट दिया जाएगा जिस अनुपात में उसे वोटों में हिस्सा मिलता है। प्रत्येक पार्टी चुनाव में सब पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची में पुनः लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। तो यहीं पे सीटों का कोटा, कोटा हम समझ आए ना, जितनी सीटों का कोटा हो। तो चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के 2 प्रकार होते हैं। कुछ देशों जैसे इजराइल या नीदरलैंड में देखा जाए तो पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। वहाँ पे पूरा देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीट दे दी जाती है। और प्रत्येक पार्टी को क्या होता है कि राष्ट्रीय जो चुनाव होते हैं, राष्ट्रीय चुनाव में जितना भी प्राप्त वोट होता है, वोट के उसी के अनुपात में वो सीट दे दी जाती है। दूसरा तरीका है अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है कि जहां पूरा देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र में चुना जाता हो। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, न कि उनके प्रत्याशियों को। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीट दे दी जाती है। अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधित्व वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व होते हैं। भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए सीमित रूप में अपनाया है। अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप में होता है, सीमित होता है। हमारा संविधान जो है
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा, विधानसभा परिषद, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषदों के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप, जैसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं, को अपनाया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद। है ना। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। क्या कर रहा है राष्ट्रपति? अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इन पदों की समाप्ति के बाद वह पद तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ये किसमें है? अनुच्छेद 56 में है। तो हम लोग देखे थे 52 से हो गया पद, का से हो गया कार्यपालिका, का नी से निर्वाचन हो गया 54, 55 में का नी कोटा, वही हमारा एक और संक्रमणीय मत प्रणाली जो होती है कोटा। 55 हो गया हमारा। 55 के बाद 56 हमारा भी देखे थे का नी का। अब का से हो गया हमारा, का से हमारा क्या आ गया? तो कार्य, कितना दिन का कार्य? 5 साल का कार्य अवधि। कार्य मतलब पकानी को का से कार्य, तो कार्य अवधि हमारा हो जाएगा 5 साल। ये 56 में है। 56 के बाद पकानी को का दू से होता है दूयो दसम, ऐसे करके है ना दू। तो 57 में राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन है। मतलब पुनः मतलब दू से हो गया दोबारा निर्वाचन, पुनः मतलब दोबारा। तो दू से दोबारा निर्वाचन के लिए पात्रता का वर्णन है 57 में। ठीक ना। 57 में राष्ट्रपति का क्या हो गया? पुनः निर्वाचन मतलब दूयो दसम। तो दू से हो गया हमारा दोबारा निर्वाचन 57। 58 में है दू यो से योग्यता। 58 खा गया है इसमें, देखिए 58 में है योग्यता दू यो से योग्यता, दू यो द से दशा है 59 में, दसम नहीं, द के बाद आता है स से शपथ है 60 में, यहाँ पे खा गया है। राष्ट्रपति का शपथ है 60 में। पद धारण करने के पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में, देखिए कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं, अनुच्छेद 60 क्या कहता है कि पद धारण करने से पहले, पद अगर धारण करने से पहले जो करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख जाके शपथ लेना पड़ता है। किसको? तो राष्ट्रपति किसके सम्मुख शपथ लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट के शपथ लेंगे ना, फिर हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने जाके शपथ लेंगे। मतलब हाई कोर्ट वाला में तो नहीं लेंगे, राष्ट्रपति है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर लेंगे, चाहे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे उनके बराबर कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश हो, उनके सामने शपथ लेंगे। ये शपथ 60 में कहा गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 77 के 1 में क्या कहता है। अनुच्छेद 77 डायरेक्ट एक ही बार इसमें कह रहा है ना के अनुसार, 77 के 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। मतलब कि 77 के 1 में ये कह रहा है कि भारत सरकार की जितना भी कार्यपालिका है, समस्त कार्यपालिका, किसमें था कार्यपालिका? तो 53 में था। वही तो समस्त कार्यपालिका कार्यवाही जो है राष्ट्रपति के नाम से की हुई जो कही जाएगी, ये इसमें लिखा गया है 77 के 1 में। और अनुच्छेद 77 के 3 इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। राष्ट्रपति नियम बनाएगा, ये 77 के 3 में कहा गया है। और 77 के 1 में कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, कि नाम से हुई है या कहा जाएगा, क्योंकि राजा है भाई समस्त देश का राष्ट्रपति। तो 77 के 1 में है कि उन्हीं के नाम से किया जाएगा, 77 के 3 में है कि वो नियम बनाएगा। चलिए यहाँ तक तुम लोग समझ लिए। 60 तक अभी हम लोग देखे थे, राष्ट्रपति के शपथ तक। 61 में महाभियोग है, वो सब हम लोग आगे मिलेगा, पता नहीं मिलेगा कि हाँ है यहाँ पे। चलिए उससे पहले हम लोग को बहुत ज़रूरी है हम लोग को राष्ट्रपति देखना और याद करना, सबका कार्यकाल शुरू से कौन कौन राष्ट्रपति कैसे कैसे बने थे, ये बहुत ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब हम लोग जानते हैं इनको सबसे पहले भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। और जो भारत के राष्ट्रपति देखिए यहाँ से 26 जनवरी 1950 हम लोग का जो है
26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हो गया था, मतलब बन गया था, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बनाए गए। और देखिए 26 जनवरी 1950 में शुरुआत किया गया राजेंद्र प्रसाद का, और 13 मई 1962 तक ये रहे हैं, लगभग 12 साल रहे हैं राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी से लेकर 13 मई 1962 तक। अब देखिए जब ये 12 साल तक इनका ख़त्म हो गया तो इनके बाद आएंगे राजेंद्र प्रसाद के पास एस राधा कृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। इनका कार्यकाल था 13 मई से, अब ये बनेंगे 62 से 13 मई 1967 तक, 5 साल तक। तो 13 से 13 हमारा 67 तक कौन हो गए? एस राधा कृष्णन हो गए। राजेंद्र प्रसाद के बाद कौन हो गए? राधा कृष्णन। अब आते हैं, देखिए एक ट्रिक होता है, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रिक। देखिए राज की राधा जाकर गिरी, राज की राधा जाकर गिरी रेवंत रेड्डी के जेल में। नहीं, राज की राधा जाकर गिरी फरुखुद्दीन रेड्डी के जेल में, फरुखुद्दीन रेड्डी के जेल में, फरुखुद्दीन रेड्डी के जेल में। ये लाइन हमारा यहाँ तक याद हो गया होगा। राजेंद्र प्रसाद, राज की राधा, राधा कृष्णन, जाकर गिरी, जाकिर हुसैन, गिरी मतलब रवि गिरी, फरुखुद्दीन रेड्डी के जेल में, फरुखुद्दीन अली अहमद, रेड्डी मतलब नीलम संजीव रेड्डी, जेल में मतलब ज्ञानी जेल से। 7 तक आपको तो लगातार याद हो गया होगा। राज की राधा जाकर गिरी फरुखुद्दीन रेड्डी के जेल में। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे वेंकट रमण, शंकर दयाल शर्मा, राम जी, शंकर जी और नारायण, राम शंकर नारायण। राम शंकर नारायण जो है कैसे था? राम शंकर नारायण अब PAPJ, राम शंकर नारायण पी लिए पानी, पी लिए पानी, राम शंकर नारायण पी लिए पानी। प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, पी लिए पानी, मुख में राम मुर्मू। ऐसे लास्ट का तो याद ही रहेगा आपको। कहाँ से देखना है हमको? देखिए हम लोग को यहाँ से, देखिए 10 तक हम लोग को याद कर लेंगे। राम शंकर नारायण, राज की राधा जाकर गिरी फरुखुद्दीन रेड्डी के जेल में, राम शंकर नारायण, तो वेंकट रमण, रमण शंकर नारायण, रमण रमण रमण, राम शंकर नारायण। 10 को तो याद हो गया। 11 से हम लोग याद कर लेंगे खुद से कि APJ अब्दुल कलाम बने थे 11वां नंबर पे। फिर उसके बाद APJ अब्दुल कलाम के बाद प्रतिभा पाटिल आई, प्रतिभा पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू अभी चल रही है। तो हम लोग को याद करना कितना बच गया? 5 को। वैसे तो सबको याद ही है 15 नंबर, उसके पीछे रामनाथ कोविंद भी याद होगा, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर APJ। देखिए लाइन से APJ 2002 से 2007 तक 5 साल के लिए बने थे। 25-7 सब में 25-7 यहाँ से लगना शुरू हो गया है। रेड्डी से, रेड्डी हो गया एकदम 25-7 सब कोई। तो हम लोग शुरू से देख लेते हैं। हम लोग 2 को देखे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि था 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक, ठीक ना। अब उसके बाद फिर राधा कृष्णन आते हैं 13 मई 1962 से आते हैं 13 मई 1967 तक। फिर जाकिर हुसैन आएंगे 13 मई 1967 से 3/5/1969 तक। जाकिर हुसैन की मौत हो जाती है शायद, क्या पता नहीं, 67, 68, 69। तो उसके बाद 2 ही साल रहते हैं जाकिर हुसैन। फिर बीबी गिरी आते हैं, ये 69 से 74 तक 5 साल तक ही रहते हैं। 24 से 24 तक, 24 तक इलेक्शन पूरा होता है। फरुखुद्दीन अली अहमद फिर 24 से 11 फरवरी 1977 तक रहते हैं। 3 साल तक फरुखुद्दीन अली, मतलब जो भी मुस्लिम आया है, पहले तो 2 साल रहा है जाकिर हुसैन, फिर फरुखुद्दीन अली अहमद 3 साल रहे हैं।
समझ में आया ना। यहाँ ध्यान रखिएगा, बीबी गिरी जो थे ये 5 साल तक कोटा पूरा कर लिए थे अपना, 24 अगस्त से 24 अगस्त तक, 69 से 74 तक ये बीबी गिरी पूरा कोटा पूरा कर लिए थे अपना। ये जो थे देखिए, राजेंद्र प्रसाद 12 साल, राधा कृष्णन 5 साल, जाकिर हुसैन 2 साल, गिरी हमारे हो जाएंगे 5 साल, फरुखुद्दीन हमारे हो जाएंगे 3 साल, रेड्डी नीलम संजीव रेड्डी हमारे हो जाएंगे। अब इसके बाद सारा देखिए 77 से 82, फरुखुद्दीन अली अहमद के बाद संजीव रेड्डी, सब 5-5 साल, 25 सात याद रखिएगा, सारा 25 सात। तो 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 22 मतलब कि 2027 में 7वां महीना में 25 तारीख को द्रौपदी मुर्मू रिटायर हो जाएंगी। 25/7/2027 में क्या हो जाएंगी, द्रौपदी मुर्मू रिटायर हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा। अब कोई दूसरा बनेगा तो हम लोग फिर से देखिए बताइएगा। राज की राधा जाकर गिरी, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, राज की राधा जाकर, जाकिर हुसैन 2 साल, गिरी नीलम संजीव रेड्डी, सॉरी बीवी गिरी हो गए देखिए फंस रहा ना, राज की राधा जाकर गिरी, फरुखुद्दीन रेड्डी के जेल में, यानी जेल से, राज के राजा के फरुखुद्दीन जेल में, रमण शंकर माने वेंकट रमन हो जाएगा, फिर शंकर हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, तो रमण हो गए और हो जाएंगे नारायण, नारायण मतलब आर नारायण, के आर नारायण। उसके बाद हमारे APJ अब्दुल कलाम, AP पानी पी लिए पाटिल, APJ पाटिल, प्रतिभा पाटिल हो जाएंगे मुखर्जी, APJ पाटिल मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, APJ पाटिल, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी खाइए गए, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। देखिए ये 4-5 को लास्ट में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम के पास प्रतिभा पाटिल, पी लीजिए पाटिल, मुख प्रणब मुखर्जी, मुख को मुर्मू, पी पा मुख को, 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 है ना, पी पा मुख को। चलिए तो आशा करते हैं आप अब लगातार पहली बार, चलिए बना देते हैं। राजेंद्र प्रसाद हो गए, राधा कृष्णन हो गए, जाकिर हुसैन हो जाएंगे, बीबी गिरी हो जाएंगे, फरुखुद्दीन हो जाएंगे, नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे, ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे, उसके बाद रमन हो जाएंगे, आर वेंकट रमन, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा हो जाएंगे, शंकर दयाल, और उसके बाद RK नारायण हो जाएंगे। उसके बाद अब आता है 11वां से शुरुआत होगा, APJ अब्दुल कलाम पास है, प्रतिभा पाटिल, पी पा मुख को, मुख मतलब हमारा हो जाएंगे प्रणब मुखर्जी, और उसके बाद मुख को रामनाथ कोविंद, उसके बाद हमारा लास्ट में मुर्मू। आशा करते हैं याद हो जाएगा, 2 बार 3 बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा, है ना। और ये 25/7 को याद रखिएगा, यह रेड्डी से शुरू हो गया है 6 नंबर से, 25/7/1977 से 1982। ये तो उतना नहीं पूछेगा, बशर्ते पहला दूसरा पूछ सकता है। जाकिर हुसैन का 2 साल और फरुखुद्दीन अली 3 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले भारत की पहली राष्ट्रपति जन्म 20 जून 1958 में, यही है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 में हुआ था। 1958 में स्वतंत्रता के बाद ये पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति हैं और महिला भी हैं। तो 20 जून 1958 को, 20 जून 1958 को, 20 जून अपना डेट ऑफ बर्थ भूल जाइए, द्रौपदी मुर्मू का डेट ऑफ बर्थ याद रख लीजिए, 20 जून 1958। आज़ादी के कितना साल पहले? तो आज़ादी के पहले नहीं, आज़ादी के 11 साल के बाद, 47 10 57 1 11 58 हो गया ना हमारा। 11 साल के बाद ये जन्म ली हुई है 20 जून को 1958 में, ठीक है ना। नोट में कह रहा है बीबी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 ईस्वी तक। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक।
एवं बी.डी. जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। कौन वैसे मतलब व्यक्ति है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं? तो वी.वी. गिरी हो गए, पहले वी.वी. गिरी हो गए, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं वी.वी. गिरी। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। और बी.डी. जत्ती ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। मतलब कि उस उपराष्ट्रपति के पद पे होंगे तभी ना कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए होंगे, कोई दिक्कत हुआ होगा तो। चलिए ये सब आगे देखेंगे, कौन राष्ट्रपति कौन उपराष्ट्रपति। अभी तो राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूज थोड़ा सा सब दूर हो जाएगा। चलिए हम लोग 60 तक देखे थे। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति जो होता है निम्न दशा में 5 साल से पहले भी क्या कर सकता है? तो पद को त्याग सकता है। तो सही बात है। अब आता है उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा ये करेंगे। यह त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को अपना संबोधित किया, मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, और इनमें से कोई नहीं रहेगा तो चलिए आगे देखिएगा, समझ के जाएगा। इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। अब राष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो क्या करेगा? इनकी सूचना जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 56 के 2 में लिखा गया है कि त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति, 56 में क्या था? 56 में हम लोग क्या देखे थे दोस्तों? का 52, 53, 54, 55, 56 प कानी को का से था कार्यकाल, है ना, 5 साल के लिए। तो वही है त्याग पत्र है 56 के 2 में। त्याग पत्र किस में है? 56 के 2 में है। और राष्ट्रपति को सम्मिलित किया जाएगा और ये सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को जाकर देंगे उपराष्ट्रपति। महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 61 आपको पता ही है। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार पर जो अनुच्छेद 61(1) में उल्लेखित है वह है संविधान का अतिक्रमण। जब संविधान का कोई अतिक्रमण करने लगे राष्ट्रपति तो उसको अनुच्छेद 61 के 1 में लिखा गया है कि उसी के हिसाब से अतिक्रमण करने पे उसको हटा दिया जाएगा महाभियोग लगा के। अब आता है महाभियोग, ये होता क्या है? तो महाभियोग जो है ये राष्ट्रपति का पर महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 के तहत। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर, अगर संविधान का कोई प्रावधान है उसका उल्लंघन कर देगा राष्ट्रपति और उस पर संसद के किसी सदन के द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। मतलब कोई भी महाभियोग लगा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना पड़ेगा कि हम आप पे महाभियोग लगा रहे हैं। इन्हें लगा दीजिए पहले, 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई उठा फट से महाभियोग लगा दिया भेज दिया राष्ट्रपति के पास, नहीं। 14 दिन पहले तो भेजना ही है, लेकिन उस सदन का 1/4 मतलब लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उस सदन का 1/4 सदस्य उठ के उस पर हस्ताक्षर करेंगे कि हाँ ये राष्ट्रपति बेकार है, इनको हटाया जाए। 1/4 सदस्य हस्ताक्षर कर देंगे ना, तब भेजा जाएगा महाभियोग राष्ट्रपति को 14 दिन मतलब पहले भेजा जाएगा। तो संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है उसके 2/3 सदस्य, अब देखिए 2/3 कितना हो गया? 75% हुआ ना, 2/3 मतलब नहीं 66% हुआ। 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। पहले तो 14 दिन पहले अगर भेजना है तो 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर चाहिए महाभियोग भेजने के लिए, लेकिन अगर दूसरा सदन में भेजना है, मान के लिए लोकसभा में सब उठ के बोल रहे हैं, तब अब एक ही सदन में कहने से नहीं होगा। दोनों सदन जब तक पास नहीं करेगा महाभियोग तब तक नहीं भगाया जा सकता राष्ट्रपति को। तो पहला सदन मान के चलिए लोकसभा ही हो गया चाहे राज्यसभा हो गया, वो उठाएगा अपना 2/3 सदस्य, उसमें क्या करेंगे? पारित कर देंगे, हाँ ये हम लोग स्वीकार करते हैं, इनको क्या किया जाएगा? हटाया जाए। तो आगे बढ़ाया जाएगा, लोकसभा में भेजा जाएगा इसका मतलब इस प्रस्ताव को। तो 2/3 सदस्य क्या करेंगे? पारित कर देंगे, तब मतलब 66% बहुत होता है। प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा दूसरा सदन और समझेगा हाँ ये बात सही है चाहे गलत है, तब वो भी निर्णय लेगा।
जांच करेगा या फिर कराएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, सिद्ध करने वाला प्रस्ताव हो जाएगा 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है वहाँ भी, तब जाके राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी। मतलब 60% यहाँ भी 60% वहाँ भी, मतलब टोटल 60%, 66% सॉरी, तब जाकर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति की पदत्याग करना हो जाएगा। लागू हो गया 66%, तो पद त्याग पत्र दे दीजिए आराम से। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति, मतलब पद जो है राष्ट्रपति का, उसका जो पद खाली है, तो पद का जो अवधि है वो 5 साल की समाप्ति से हुई है, तो निर्वाचन पद अवधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा। जब राष्ट्रपति का जो पद है इसकी रिक्ति पदावधि की समाप्ति से हुई है, तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा, जो कि 62 के 1 में है पदावधि। किंतु यदि उस पूरा करने में कोई विलम्ब हो जाता है तो राज्य के अंतराल ना होने पाए, इसीलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता है। वैसे तो पहले कर लेना है, 5 साल पे हो रहा है तो पहले ही कर लिया जाता है, लेकिन इस बीच में अगर मान के चलिए कोई दिक्कत हो गया तो हम लोग उसको ही नहीं कि हटा दिया तब चुनाव कराए, नहीं, उसको रखना है जब तक चुनाव पूरा नहीं हो जाता। तो जब तक उसका उत्तराधिकारी उसको धारण नहीं कर लेता तब तक वो बना ही रहेगा, भले वो महाभियोग से हट गया है लेकिन वहाँ पे बना रहता है वो, ठीक ना। क्यों? क्योंकि इस बीच में कोई देश हमला कर दे तो फिर हम लोग कितना स्पीड में क्या क्या करेंगे, इसलिए वो टेम्प्रोरी रहते हैं। तो अनुच्छेद 56 के 1 में ग में कहा गया है, ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा, वही रहेंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाता। ऐसा नहीं कि अब उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, नहीं, राष्ट्रपति को ही है हटना है, राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को ही आना है। उपराष्ट्रपति कब होते हैं? जब राष्ट्रपति बीमार पड़ गया, चाहे कुछ भी कहीं चला गया, उसकी जगह उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उस जगह उस टाइम पर चुनाव के समय पे उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाए, ठीक ना। यहाँ तक अच्छा समझ में आया। अब देखिए, राष्ट्रपति की जो मृत्यु है, पद त्याग दिए या फिर पद से हटाए जाने या फिर अन्य कोई भी कारण से हुआ, पद में अगर खाली हो गया, रिक्त हो गया उनका, तो उसको भरने के लिए निर्वाचन, मतलब जो चुनाव, रिक्ति होने की तारीख के पश्चात, मतलब बाद, चुनाव की रिक्ति जो है खाली होने की तारीख के बाद यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 महीना बीतने से पहले किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कितना महीना? 6 महीना बीतने से पहले ये सब कार्य कर लेना है। और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति जो होंगे अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण करने की तारीख की 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने के हकदार होगा। अनुच्छेद 63 के 2 है, मतलब कि समझिए, मतलब 3 साल तक चाहे 4 साल तक कार्य किए, 5 साल पहले हट गए, तो कह रहा है कि रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति जो आएंगे उस समय अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। ऐसा नहीं है कि 1 साल के लिए खाली आ जाएंगे, 4 साल ही पूरा दिया है, 1 साल आप पूरा हटिए, नहीं। अब वो जब नया बनेगा वो 5 साल के लिए बनेगा। अनुच्छेद 63 के 2 में ऐसा कहा गया है। किसमें कहा गया है? 63 के 2 में कहा गया। देखिएगा, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन जो है अनुच्छेद 70 में कह रहा है। अनुच्छेद 70 में क्या है? अन्य आकस्मिकता, मतलब इमरजेंसी में राष्ट्रपति के जो कृत्य हैं उसके निर्वहन में क्या क्या कौन काम करता है। देखिए, अनुच्छेद 70 में कह रहा है कि जब राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो, दोनों कोई किसी कारण से नहीं है वहाँ पे बैठे, तो ऐसी आकस्मिकताओं में, मतलब इमरजेंसी में, अनुच्छेद 70 कहता है कि राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन उपबंध करता है 70 में, और इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझेगा ना वैसा उपबंध कर सकता है। दोनों खाली रहेगा तब जैसा चाहेगा संसद वैसा नियम लगाएगा अपना, और जिसको चाहेगा उसको बनाएगा। देखिए, इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 ईस्वी में पारित किया है, जो यह उपबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो अब कौन हो जाएंगे? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनके जगह पे आ जाएंगे। अगर वो भी नहीं रहेंगे तो उसके नहीं रहने पर भी उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के ही आएंगे, ठीक, हाई कोर्ट के तो नहीं जा पाएंगे।
जो उस समय उपलब्ध रहेंगे वो आ जाएंगे। राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। समझ में आया? ये 70 में कहा है कि राष्ट्रपति अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो उसके जगह पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चले जाएंगे। अगर वो भी नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट के कोई वरिष्ठ मतलब अच्छा न्यायाधीश चले जाएंगे वहाँ पे राष्ट्रपति की अब काम करने के लिए। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 70 में कहा गया है। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ता देखा जाए तो ये इसमें है 59 के 3 में है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है और इसके अलावा उन्हें आजीवन फ्री में मेडिकल दिया जाएगा, ज़िंदगी भर आवास दिया जाएगा, इलाज की सुविधा समेत अन्य भत्ता भी मिलता है। मेडिकल तो आजीवन भी फ्री मिलेगा उनको, आवास, घर, इलाज, इस सब की सुविधा समेत अन्य भत्ता भी मिलता है 5 लाख के अलावा। मतलब राष्ट्रपति का जो वेतन है आयकर से मुक्त होता है, इनकम टैक्स उस पर छापा नहीं पड़ेगा, उनको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है राष्ट्रपति के वेतन में। भारत के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दुनिया भर में कहीं मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का सेक्रेटरियल स्टाफ होता है, 5 लोग का सेक्रेटरियल स्टाफ रहेगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के जो कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है, उसमें कोई कमी समी नहीं होता है। भाई राजा है, राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्ता में कोई भी प्रकार की कमी नहीं होता है। राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण के बाद मतलब छुट्टी ग्रहण के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपया प्रति महीना मिलेगा। मिलना तो चाहिए 2.5 लाख रुपया 50% सरकारी के हिसाब से, लेकिन 1.5 लाख रुपया प्रति माह मिलता है। याद रखिएगा, पेंशन कितना मिलता है राष्ट्रपति को? 1.5 लाख मिलता है, 2.5 लाख नहीं मिलता है, 1.5 लाख मिलता है। साथ ही स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपया अलग से उनको दिया जाता है। आ गया 2 लाख 10,000, वो स्टाफ पे खर्च करना है 60,000, तो उनका तो हुआ नहीं। चलिए कोई बात नहीं, 1.5 लाख उनको मिलता है। तो यहाँ तक तो हम लोग को मस्त समझ लिए। अभी हम लोग को देखना है राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। उनका अधिकार क्या है, उनका कर्तव्य क्या है।